गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 22 वीडियो है चैप्टर का और एक्सरसाइज 1 के विविध प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 से लेकर कहाँ तक दिया गया है 5 तक इसके एलिमेंट है में एक द्विआधारी संक्रिय स्टार परिभाषित कीजिए कि ए और बी का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है ए प्लस बी से, कब? जब दोनों का सम 6 से छोटा है। अगर ए और बी का सम 6 के बराबर या 6 से बड़ा है तो ए और बी का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है ए प्लस बी माइनस 6 से। तो सिद्ध कीजिए कि शून्य एक संक्रिया का इस संक्रिया का तत्समक अवयव है, या जो ऑपरेशन हो रहा है उसका शून्य जो है तत्समक अवयव है, तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव a नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की 6 माइनस a का प्रतिलोम है। यह भी दिखाना है, हमें दिखाना है कि a का प्रतिलोम 6 माइनस a है, ठीक है। और इसमें इसका हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है, किसको छोड़कर? सिर्फ 0 को छोड़कर। चलिए तो पहले देखते हैं कि शून्य इसका तत्समक है। इसके लिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना e संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है और यहाँ ई किससे बिलोंग करेगा? जहाँ ई बिलोंग्स टू इसी सेट से ही बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन करूं ए ऑपरेशन ई, चूंकि आपका ई तत्समक है तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। या ई में ए के साथ ऑपरेशन करूं तब भी आपका ए ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ई तत्समक अवयव माना है। तो इसके अनुरूप चलूंगा तो ए और ई का ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा ए प्लस ई बराबर ए, यानी कि ई का वैल्यू 0 आ जाएगा। और 0 बिलोंग कर रहा है ना इसमें, 0 1 2 3 4 5 इसमें बिलोंग करेगा। या अगर मैं इसको लेके चलूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा e प्लस ए बराबर में a, यानी कि यहाँ से भी e का वैल्यू 0 ही प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ से साबित हो गया कि 0 जो है संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें यहाँ पे दिखाना होगा इसके इनवर्स के लिए। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं, माना ए का प्रतिलोम बी है, ए का प्रतिलोम बी है, बी एलिमेंट है ना जी। मान लेते हैं कि ए का प्रतिलोम यहाँ पर क्या है और यह ए बी क्या किससे बिलोंग करेगा? तो आपके दिए हुए सेट से 0 1 2 3 4 5 से। चलिए तो ए का प्रतिलोम कौन है? बी है। तो ए का प्रतिलोम बी है तो ए के साथ बी का ऑपरेशन करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। या बी के साथ ए का ऑपरेशन करोगे तब भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जब इसका यह प्रतिलोम है तो दोनों का ऑपरेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए अगर हम लोग यहाँ बात करें दिए हुए दोनों कंडीशन के अनुसार, हम लोग दोनों कंडीशन लेके चले इस ऑपरेशन के लिए। देखिए पहला कंडीशन लेके चले कि a प्लस बी, यदि a प्लस बी 6 से छोटा है, a प्लस बी 6 से छोटा है तो इसके बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा? a प्लस बी बराबर 0, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ a बराबर माइनस बी। और यदि a प्लस बी 6 के बराबर या 6 से बड़ा है तो यहाँ a और b के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो जाएगा? तो यह डिफाइन हो जाएगा, कैसे आपका डिफाइन होगा जी? तो a और b के बीच का ऑपरेशन देखिए यहाँ कैसे डिफाइन होगा, तो a प्लस बी माइनस 6, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस 6 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से b का वैल्यू की बात करूंगा तो वह 6 माइनस ए हो जाएगा, b का वैल्यू 6 माइनस ए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, चूंकि आपके पास समुच्चय जो दिया गया है आपका 0 1 2 3 4 5 है ना, यही है। और इसी में है ना समुच्चय इतना में a तथा b बिलोंग करेगा, a तथा b बिलोंग्स करेगा, मिलना चाहिए ना, a तथा b मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें माइनस बी मिलेगा जी, माइनस बी इसमें मिलेगा नहीं ना, मिलेगा माइनस बी नहीं मिलेगा।
ठीक है, बी ए भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस बी इसमें बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखो ए माइनस बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस बी तो इसमें का एलिमेंट ही नहीं है। ये दोनों मिलना चाहिए, लेकिन माइनस बी तो इसमें का एलिमेंट ही नहीं, यानी कि ये माइनस बी के बराबर नहीं होगा। अतः ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 माइनस ए होगा। ठीक है, ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 6 माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं कि हैंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का प्रतिलोम अवयव 6 माइनस ए होगा। और चूंकि ए बिलोंग्स कर आपके दिए गए सेट में, आपका दिया गया सेट जो है आपका क्या है? 0 1 2 3 4 5 है। तो ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बिलोंग करेगा इसमें, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सोचो, अगर ए 0 हो जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा ना, ए का प्रतिलोम 6 आ जाएगा, तो जो कि 6 इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि हर एक एलिमेंट का तो प्रतिलोम होगा, लेकिन ए बराबर 0 के लिए नहीं। क्योंकि अगर ए 0 के बराबर होगा तो यहाँ 0 रखोगे तो 6 में से 0 हो जाएगा 6, और 6 जो ए का प्रतिलोम आएगा वह प्रतिलोम इसी समुच्चय से भी मिलना चाहिए, तो इस 6 इसमें है नहीं, इसीलिए यही कंडीशन हो गया कि इसका प्रतिलोम होगा तो 6 माइनस से होगा, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए यहाँ पे एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है, एफ तथा जी ए टू बी पर डिफाइन किस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स से बिलोंग कर रहा है, और जी एक्स बराबर में दिया है 2 मोड एक्स माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू ए। तो परिभाषित फलन है, यह दो फलन है ए से बी में, जी एफ और जी। क्या एफ और जी समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब क्या एफ और जी समान है? तो देखिए, दो फलन समान होने के लिए उनके प्रांत समान होने चाहिए, और उस प्रांत पर दोनों के मान समान होने चाहिए। तो देख रहे हैं एफ तथा जी के प्रांत ए है, एफ तथा जी के प्रांत ए है, तो दोनों का प्रांत तो एक ही हो रहा है। डोमेन ऑफ एफ भी आपका ए हो रहा है और डोमेन ऑफ जी भी आपका ए रहा है, दोनों का प्रांत समान है, और इन प्रांत पर इनके अगर वैल्यू समान आ गए तब हम लोग कह देंगे कि यह फंक्शन बराबर है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम f -1 रखें, f -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस -1, तो यहाँ प्लस का 1 और प्लस 1 2 आ जाएगा। अगर मैं g -1 रखूँ तो 2 मोड में -1 बाई 2 और -1, देख रहे हैं ना जी, कि जो भी x बिलोंग करेगा किससे? ए से ही बिलोंग करना चाहिए। तो 2 ये माइनस का 3 बाई 2 -1, तो यहाँ 2 इंटू में 3 बाई 2 प्लस में हो जाएगा, मोड में है तो ये कट के घट के 2 आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं दोनों पे बराबर आ गया, f -1 बराबर में g -1 आ गया, तो दोनों का प्रांत समान, और उन प्रांत पे ये एक मान समान आ गया, प्रांत के एक एलिमेंट पे इनका मान समान आ गया। तो हमें सब पे चेक करना होगा, ठीक है। और जो मान आएगा ना, जैसे जो मान आएगा यह आपके दूसरे वाले सेट से भी बिलोंग करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा, नहीं ना वो परिभाषित होगा। चलिए अब दूसरा 0 पे चलते हैं दोनों फलनों के लिए। ये तो हो गया, यही मिटा के मैं करता हूँ फिर से, उसी तरह रखेंगे f0, फंक्शन यह रहा 0 का स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा। अच्छा g0 2 इंटू 0 -1 बाई 2 -1, तो 2 इंटू यहाँ पे 1 बाई 2 आ जाएगा, प्लस का ही आ जाएगा क्योंकि मोड है, ये 1 में से बन गया 0। तो देख रहे हैं f0 भी g0 के समान है, और इनका वैल्यू 0 आ रहा है, जो कि आपके सेट बी से बिलोंग कर रहा है, देख रहे हैं ना। और आप अगला लिखो f1 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ जाएगा, और g0 लिखो, g0 आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 -1 बाई 2 -1। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 घटाएंगे तो, और ये 2 से 2 कर गया, 1 में से बन गया 0। यहाँ देख रहे हैं f1 1 रखा है ना, f1 g1 के बराबर है, और इनका वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, दोनों है ना जी। तो देख रहे हैं कि ये आपके प्रांत वाले एलिमेंट है, और इस पे इनके मान भी बराबर। उसी तरह अब 2 है, 2 पर भी चेक कर देंगे, 2 पर भी चेक कर दो, तो f2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 में से 2 गया 2। अच्छा g2
2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, 2 यहाँ पे एलसीएम में घटाएंगे 3 बाई 2 आएगा और माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ देख रहे हैं F2G2 के बराबर है और दोनों का जो वैल्यू है 2 है और वो बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन के डोमेन समान है और उन डोमेन के एलिमेंट्स जो है उस पर इनके मान भी बराबर है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन f जो है फंक्शन g के बराबर है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि a बराबर में 1 2 3 दिया हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हो, जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हो और जो स्वतुल्य और सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। उनके कितने ऐसे संबंध हो सकते हैं यह बताना है। तो जिसमें कौन कौन सा अवयव होना चाहिए? उस संबंध में अवयव होना चाहिए 1 2 और 1 3। अच्छा, चूंकि आपको स्वतुल्य दिखाना है, समझिए यहाँ पे बात को, अगर स्वतुल्य दिखाना है तो उसमें 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हमें सम्मित भी दिखाना है तो अब सम्मित होने के लिए यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 भी चाहिए और 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 भी चाहिए ना, तभी ना आया। तो एक तो यह रिलेशन हो गया जो आपको दिख रहा है कि स्वतुल्य है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। अगर इसके अलावा अगर और कोई रिलेशन खोजने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें आपका संक्रामक भी हो जाएगा। कैसे संक्रामक होगा? देखो, अगर मान लें इसमें 3 एलिमेंट है तो अगर a क्रॉस a की बात करें तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट आएंगे? टोटल अवयवों की संख्या उसमें 9 आएगी, अवयवों की संख्या 9 आएगी। इसमें कितने एलिमेंट आ गए हैं? 7 एलिमेंट आएंगे। तो अच्छा, वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 1 1 होगा, a क्रॉस a की बात करोगे 1 1 होगा और क्या होगा? 1 2 1 3 है ना, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखो यह हुआ। अगर मैं कोई दूसरा रिलेशन लिखना चाहूं, यह तो एक रिलेशन हो गया, अगर मैं दूसरा रिलेशन लिखना चाहूं कि वो स्वतुल्य हो, सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं, तो देखो नहीं लिखा पाएगा। 1 1 2 2 3 3, देखो यह तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी है लेकिन यह ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए अभी हमें और कुछ सोचना होगा। तो अगर आप इसमें 1 2 एलिमेंट लिखते हो और 1 3 लिखते हो तो अगर इसमें अगर आप यह दोनों भी एलिमेंट लिखना पड़ेगा, यह दोनों भी एलिमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप इसके अलावा इसमें से अगर मान लीजिए हम 2 3 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, तो 2 3 लेते ही देखो या 2 3 लेते ही यहाँ पे देखो 2 3 लेंगे तो आपको 3 2 भी लेना होगा, 3 2 भी लेना होगा। तो जब 2 3 और 3 2 ले लोगे तो यह आपका क्या हो जा रहा है? ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है। आप चेक करके देख लो, आप यहाँ पे देखो 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी इसमें है कि नहीं? 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 भी है। चलो 1 2 किधर गया? ये रहा, है कि नहीं? तो देख रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ना हो जा रहा है। तो हमें ऐसा रिलेशन चाहिए जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, इसके अलावा और नहीं होगा। देखो यह दोनों अवयवों को शामिल किए और रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों शामिल होना चाहिए और सिमेट्रिक होने के लिए इसको पलट के रखना होगा। और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव ना हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 17 में a बराबर 1 2 3 दिया है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। चलिए आप देखो, मैं यहाँ पे a क्रॉस a की बात करूं तो वो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही ना होगा आपका। चलिए अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखना चाहूँ R1 जिसमें एलिमेंट इसको शामिल करना है और वो इक्विवेलेंस भी होना चाहिए, तो पहले तो 1 1 रख लेता हूँ, 2 2 रख लेता हूँ, 3 3 रख लेता हूँ ताकि वो समतुल्य हो जाए। ठीक है, अच्छा सममित दिखाने के लिए अगर मैं इसमें 1 2 शामिल करूंगा तो यहाँ 2 1 भी लिखना होगा। ठीक है, एक तो यह हो जाएगा। आप देखो 1 2 2 1, अब इसमें 1 1 भी है, हो जा रहा है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जा रहा है। देख लो 1 2 है, 2 1 है और ये 1 1 भी इसमें मौजूद है, तो ये तीनों हो गया। अच्छा दूसरा रिलेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, 1 2 को तो शामिल करना ही होगा ना, तो 2 1 भी लिखना होगा ताकि सिमेट्रिक हो जाए।
अच्छा, इसके अलावा और भी इसमें एलिमेंट लोगे तभी ना आपका दूसरा कोई रिलेशन हो पाएगा, नहीं तो इतना छोड़ोगे तो फिर तो यही एक ही बात हो जाएगी ना। चलिए, तो इसमें मैं मान लेता हूं कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मान लो इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूं 2 3 को, ठीक है, 2 3 लगा दिया तो 3 2 भी लेना होगा, 3 2 लेना होगा ना, ताकि वो सिमेट्रिक, ताकि वह ट्रांजिटिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, सॉरी सिमेट्रिक भी हो जाए। 2 3 लिए तो 3 2 भी लेना होगा। अच्छा, अगर इसमें 1 2 है 2 3 है तो इसमें 1 3 भी चाहिए ताकि ट्रांजिटिव हो जाए। देखो 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी तो चाहिए तभी ना ट्रांजिटिव होगा, है कि नहीं। अब उसी तरह से आपका देखो 2 1 है 2 1 है 1 2 है 2 2 होना चाहिए भी है। अच्छा, और देखते हैं 2 3 है 3 3 है 3 2 है तो 2 2 है 2 2 है। अच्छा, और कोई इसमें, अच्छा अब 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए तभी ना ये सिमेट्रिक होगा, 3 1 चाहिए तभी ना ये सिमेट्रिक होगा। जब 1 3 डाल दिए तो 3 1 भी चाहिए तो सिमेट्रिक होगा। चलिए, तो ये तो सारे एलिमेंट इसमें आ ही गए, 9 के 9 आ गए, तो एक यह हो जाएगा और दूसरा यह हो जाएगा। देखो मैंने इसमें क्या किया, पहला वाला तो समझ गए कि यह देखो, ये आपको ये तीनों शामिल इसलिए करना पड़ा है ताकि रिफ्लेक्सिव हो। 1 2 को तो शामिल करना है ना जी, तो 2 1 भी करेंगे ताकि सिमेट्रिक हो। और यहाँ देखो 1 2 2 1 आ गया तो 1 1 है ही, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने फिर यही सब उतारा। अब इसमें अगर मैं 2 3 शामिल करता हूं तो हमें 3 2 भी लेना होगा, क्यों, ताकि वो सिमेट्रिक हो सके। अच्छा, जब 3 2 लिए तो यहाँ पे हम लोग एक 1 3 भी लेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिटिव होने के लिए देखो यहाँ पे 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी चाहिए ना ट्रांजिटिव होने के लिए, तभी तो इक्विवेलेंस होगा ना। चलिए, तो जब 1 3 आ गया तो 1 3 आ गया तो 3 1 भी इसमें चाहिए क्योंकि वो सिमेट्रिक हो सके, है कि नहीं। तो ये सारे एलिमेंट आ गए, तो यही ऐसे दो ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, यानी कि इसमें दो ऐसे रिलेशन है जो तुल्यता संबंध दर्शा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि f r टू r है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन दिया है। सिग्नम फंक्शन एफ एक्स बराबर हम लोग पढ़े क्लास 11 में, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा, एक्स बराबर 0 होगा तो 0, और एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो उसका वैल्यू -1 होगा। तथा फंक्शन जी आर टू आर जी एक्स बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। जहाँ मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्स से कम x से कम या x के बराबर पूर्णांक, x से कम या x के बराबर पूर्णांक है। तो क्या f ऑफ g और g ऑफ f अंतराल 0 से 1 में समपाती है, 0 से 1 में समपाती है, ये हम लोग देखते हैं, हमें जांच करना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x बिलोंग कर रहा है 0 और 1 से छोटा, 1 के लिए नहीं, हम लोग 1 से छोटा के लिए चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, 1 के बराबर नहीं, 1 से छोटा के लिए, इसके बीच में लाई करेगा। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर या एक काम करते हैं, एफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच रख लेते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच के लिए देख लेते हैं, 0 से 1 के बीच है, 0 और 1 के बराबर नहीं है, 0 से 1 के बीच में है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच यानी कि 0 से बड़ा हुआ, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। और जी एक्स का वैल्यू आपको पता है, जब 0 से 1 के बीच में रखिएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर कोई संख्या आती है, 0 से 1 के बीच में कोई संख्या आती है, कोई भी संख्या हो, तो उसके पहले वाला पूर्णांक आपका 0 हो जाएगा, यानी कि जी एक्स बराबर में 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी निकालूँ तो यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं, तो यह बन जाएगा एफ जी एक्स। तो जी एक्स का वैल्यू 0 है, चलिए एफ 0, यहाँ 0 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ g ऑफ एफ एक्स ऐसे निकालूँ तो यह g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और g1 का वैल्यू क्या होगा, तो x की जगह 1 रखोगे तो इसका वैल्यू 0 है, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि f ऑफ g जो है g ऑफ f के बराबर नहीं है 0 से 1 के बीच, अतः कह सकते हैं कि f ऑफ g तथा g ऑफ f अंतराल 0 से 1 में समपाती नहीं है, ठीक है, क्योंकि समान मान नहीं आ रहा, समान होता है तभी ना समपाती होते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा, समुच्च दिया है जिसके एलिमेंट a और b, इसमें 2 एलिमेंट है, इस समुच्च में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, यानी n का वैल्यू 2 है। तो
और यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होती है, इस समुच्च पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो ये आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि किसी समुच्च पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या किसके बराबर होती है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में ही बता रखा है ना, n का पावर n स्क्वायर बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर यानी कि 4, 2 का पावर 4 16 आ जाएगा, यानी कि 16 द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या हो जाएगी। तो आपका एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना। आपको मैंने वहाँ NCERT KCC सभी बुकों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।